डीआई का अगला एपिसोड आपके सामने है। बहुत दिनों से डिमांड था कि एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, इससे संबंधित डीआई दिया जाए। आज उसी पर चर्चा होगी। डीआई तो डीआई है, बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज से लेकर के एवरेज तक, इन सब की जानकारी तो हर सेक्शन के लिए जरूरी है, इसके लिए भी जरूरी है। अप्रॉक्सीमेशन तो स्पेशली हम लोग देखेंगे। पहले के वीडियोज आप देख करके रखेंगे तो आपको सुविधा होगी और आसानी से समझ में आएगा। नहीं भी देखें तो भी कोई बात नहीं, आज देखना शुरू किए तो भी समझ में आएगा। लेकिन ये शुरू करने के पहले ये जो एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है, इनकम है, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एग्जाम हॉल में ही क्वेश्चन के साथ इस तरह से लिख दिया जाता है कि परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ होता है। कभी कभी नहीं भी हो सकता है और कभी कभी लिखा भी हुआ होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं लगते हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। अरे ये कोई फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखने से फॉर्मूला हो जाता है। अभी मैं बात करता हूं ना, कोई फॉर्मूला नहीं है ये। कैसे बात करूं, वहां से शुरू करता हूं जिसको आप महसूस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं बस उसका ये ट्रू कॉपी है ये सेक्शन। जरा बताइए, मैं पूछता हूं स्टूडेंट से अचानक क्लास में, और अक्सर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। 1000 में सामान बेचा, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? ये मेरा कॉमन सवाल है जो मैं हर प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में शुरू करने के पहले पूछता हूं कि 1000 में एक व्यक्ति ने सामान बेचा, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? और 90% स्टूडेंट बोलते हैं 10% प्रॉफिट हुआ। और यहीं खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया। यही बेसिक है, बेसिक, जहां से प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट होता है और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है। कैसे, मैं बताता हूं। प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किसके आधार पर होगा, किसको बेस मान के होगा? कॉस्ट प्राइस को कि सेलिंग प्राइस को? मेरा कहना है, मैं आपको क्यों बताऊं, आप तो खुद जानते हैं। मैं अगली बार पूछता हूं आपसे, सुनिए। दिन भर आपने सामान बेचा, रात में कैलकुलेशन करने के लिए बैठे तो देखा कि 200 रुपए का सामान बिका, 200 रुपया सामान बेच के आया, प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज। पूछता हूं कितना परसेंट हुआ? तो अधिकतर स्टूडेंट 50% बोल जाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा ठीक है मान लेते हैं 50% भाई। तो ऐसा है कि सामान बेच के आपको 200 आया, ओके, इसमें 100 तो आपका प्रॉफिट है। इस सामान को खरीदे कितने में थे? अच्छा, उसको तो 100 में खरीदे थे। वाह, इस सामान को 100 में खरीद के 100 रुपीज मुनाफे के साथ बेच दिए, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो तुरंत वही स्टूडेंट जवाब देते हैं, अब तो 100% प्रॉफिट हुआ। अरे वाह, रात में फिर दुकान खोल करके सामान बेचने लगे क्या? दिन भर सामान बेचे, सौदा तो हो चुका, अचानक 50% और अचानक 100%, ऐसा थोड़ा होता है। इसके मूल में ये बात छुपी हुई है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100%। क्यों लेते हैं? मजबूरी है। सेलिंग प्राइस के बारे में हम नहीं जानते। सब्जी मार्केट में जाइए, कैसे सब्जी है? 40 रुपए किलो। सुबह में संडे के दिन जाइए, एकदम ताजी सब्जी 40 रुपए किलो बिक रहा है। दोपहर में जाइए 35 रुपए हो गया। शाम में जाइए वही सब्जी 30 रुपए, और अगले दिन वही बासी सब्जी 20 रुपए किलो। बेचारे सब्जी वाले को यही पता ही नहीं है कि वो कितने में बेचेगा, और जब ये मालूम ही नहीं है कि कितने में बेचेगा
तो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किस आधार पर करें? एक व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया ये तो निश्चित है ना। उस सब्जी वाले ने अगर 10 रुपए में सब्जी खरीदी थी तो उसे पता है कि उसने 10 रुपया लगाया, और वो सोचेगा कि 10 रुपया लगाने पर मिला क्या, 15 में बिका तब तो 5 रुपया मिला, वाह 10 रुपये पर 5 रुपये का फायदा, ओके 50%। ये मोस्ट कॉमन थिंग है जिससे सभी परिचित हैं, लेकिन पढ़ते समय अचानक भूल जाते हैं और आंसर वही उठपटांग दे देते हैं। कॉस्ट प्राइस जो निश्चित है उसे हम 100% मानते हैं। मतलब समझे, 1000 में सामान बेचे थे तो क्या हुआ, खरीदे कितने में थे? अरे 100 रुपीज तो फायदा हुआ तो ठीक है, तो 900 में न खरीदे थे, यानी 900 लगाने पर 100 रुपीज का फायदा हुआ, 1/9 11 and 1/9% प्रॉफिट। ये स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। आप बोलेंगे मैं तो डीआई की चर्चा कर रहा था, ये एक्सपेंडिचर इनकम की चर्चा कर रहा था, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आ गया? मैं बताता हूं, 100% प्रॉफिट एंड लॉस है। होता क्या है, बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी लीजिए, टाटा लीजिए, रिलायंस लीजिए, गोयनका लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल, बड़ी कंपनी के लोग सामान बेचते हैं। तो एक सब्जी वाला सामान बेचता है और बड़ी कंपनी के लोग भी सामान बेचे, अच्छा लगेगा सुन करके? सबसे संभ्रांत लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो कभी चाहेंगे सब्जी बेचूं, लोहा बेचूं, ये सामान बेचूं? बेचने से इतना चीप टाइप लगता है। स्टेटस से वर्ड का अर्थ निर्धारित होता है, इसलिए उनको बेचना खरीदना पसंद नहीं है। वो ऐसा वर्ड चूज करते हैं जिससे उनका मान बढ़ता है। 1 लाख करोड़ रुपया बेच के आया, मेरा इनकम है। कंपनी ऐसे बोलती है मेरा इनकम है। अरे सेलिंग प्राइस है, इनकम कहां से हो गया? उसमें लगाए नहीं थे क्या? सब प्रॉफिट है क्या आपका? नहीं समझे? इनकम माने सेलिंग प्राइस। अच्छा, 1 लाख करोड़ रुपया सामान बेच के आया माने इनकम है। लगाए कितना थे? 90,000 करोड़ तो मेरा लग गया था, मैंने खर्च किया था। जानते ना, खर्च करने से बड़प्पन झलकता है, इसीलिए वो कंपनी कॉस्ट प्राइस नहीं बोलती है, एक्सपेंडिचर बोलती है। खर्च कौन करता है? जिसके पास बहुत पैसा है, इससे मान बढ़ता है। जिसके पास पैसा नहीं हो क्या खर्च करेगा? यानी खर्च करने में भी मान बढ़ाना, बेचने में भी मान बढ़ाना। खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर। जैसे इस कॉस्ट प्राइस, 90,000 करोड़ का सामान जो आपने खरीदा था, एक्सपेंडिचर, दिस वाज कॉस्ट प्राइस। 1 लाख करोड़ में बेचा। अरे बेचा, इनकम जो आप बोले वो बेचा। सब्जी वाला उसको बेचा बोलेगा, कंपनी वाला उसको इनकम बोलेगा। 100% सेम है। अच्छा, लगा कितना था? एक्सपेंडिचर, कॉस्ट प्राइस 90,000 करोड़। 1 लाख करोड़ बेचा माने इनकम, फायदा 10,000 करोड़, 1/9, 11 and 1/9% प्रॉफिट। 100% सेम है। मैं बताता हूं कि ये जो आप पढ़ते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और इवन इसका परसेंटेज कुछ नहीं है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। 100% सेम है, 100% सेम है। कोई भी अंतर नहीं है, रत्ती भर अंतर नहीं है। कॉस्ट प्राइस को 100% मान करके प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होता है, एक्सपेंडिचर को 100% मान करके प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई?
मैं मान के चलता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो भी इसका उपयोग होगा वहां पर भी एक बार फिर आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, मैंने क्या कहा? बेचा सेलिंग प्राइस इनकम है, खरीदा कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, लॉस तो लॉस है। आइए, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बेकार सी बात है। अरे सुनिए ना, अभी तो हम लोग बात किए थे 90,000 एक्सपेंडिचर था। हाँ, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इनकम था, तो प्रॉफिट क्या हुआ? 10,000 करोड़। कैसे आया? यही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला में रखे हैं। 10,000 करोड़, एक्सपेंडिचर क्या था? 90,000 करोड़। हमको दिखता नहीं है कि 1/9 है। 1/9 का परसेंट वैल्यू हमको नहीं पता है। 11 and 1/9%। वाई काहे का फॉर्मूला, मिटा दीजिए इसको। लेकिन मैं कैसे मिटा दूं? ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है, ये क्वेश्चन पेपर है, रहने दीजिए, यूज नहीं करेंगे। वैसे भी एग्जाम बोर्ड ने आपको यूज करने के लिए नहीं दिया है, उसने डिफाइन किया है। समझने का प्रयास कीजिए। ये लिखने का अर्थ है एक्सपेंडिचर इज टेकन एज 100%। ये लिखने का यही अर्थ है कि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ठीक कर लीजिए। एक्सपेंडिचर इज टेकन एज 100%, इस डेफिनेशन को ये प्रमाणित करता है, इसीलिए दिया है। फॉर्मूला में वैल्यू रख करके निकालने के लिए नहीं दिया है। हमारा जो आज का है ये इनकम इन लैक्स, इनकम का ग्राफ है। 6 डिफरेंट ईयर्स में 3 डिफरेंट कंपनीज हैं। आपको सुविधा होगी, रेड वाली कंपनी ए है, ब्लैक वाली कंपनी बी है और ब्लू वाली कंपनी सी है। ये लिखा हुआ है। इनकम है लैक्स में। कोई पहले दिन भी क्लास शुरू कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, पहला वीडियो मेरा देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। ये देखिए 6 डिफरेंट ईयर्स में हमको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कंपनी ए ले लेते हैं, रेड वाला है। ये इंटरवल कितने का है? हाफ हाफ का है। इंटरवल का बड़ा महत्व है। मैं नहीं बोलना चाहता कि ये हाफ हाफ लाख है, हाफ हाफ लाख है। हाफ हाफ लाख में है ना, तो हाफ लाख है। 1 माने 1 लाख, 1.5 माने 1.5 लाख। तो मैं इंटरवल को हाफ लाख नहीं बोलना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं एक इंटरवल। एक इंटरवल आधे लाख का मालूम है? दो ठो इंटरवल, 2 ठो आधा लाख, 1 लाख। 4 ठो इंटरवल, 4 ठो आधा लाख, 2 लाख। इंटरवल मानने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, हमको वैल्यू नहीं देखना पड़ता। ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है वही आंसर दे देता है। इसलिए हम लोग जहां तक संभव हो इंटरवल, अगर 2 इंटरवल हुआ, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 इंटरवल है, बोले 1 लाख। अब बताइए इसका वैल्यू हम लोग देखने जाते 2 लाख, देखने जाते 3 लाख, फिर लेस करते व्हाई 2 ठो इंटरवल, 2 ठो आधा लाख, 1 लाख। इसका बड़ा फायदा है, आप देखेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कंपनी ए है 2001 में। कंपनी ए क्या है? इन दोनों के बीच में, मतलब 2.75 लाख। अगर इसका वैल्यू निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? कंपनी ए का जो इनकम रहा, बेच के आया। कोई कंफ्यूजन है तो याद रखिए, बेच के आया। ये एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये 2.75 लाख ये इनकम है। और अगर हम बोलेंगे कंपनी बी का इनकम क्या है 2001 में, तो 2001 में कंपनी बी का इनकम 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख है। और कंपनी सी का इनकम क्या है? तो 3 लाख। और ऐसा ही डिफरेंट ईयर्स में। तो आप ग्राफ तो समझ गए होंगे। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि कंपनी ए का जो इनकम था ना 2001 में, वो कंपनी बी से कितना ज्यादा था, आप जरा सोचिए। 1.5 और 2.75 ये सब देखने जाइएगा, घटाने जाइएगा। अरे काहे घटाते हैं? ये 2 ठो माने 1 लाख, आधा माने 0.25 लाख, 1.25 लाख आंसर। नहीं समझे? अगर पूछे कंपनी ए का जो इनकम था कंपनी बी के इनकम से 2001 में कितना ज्यादा था, तो वैल्यू देख के मत घटाइए। बोलिए एक 2 ठो इंटरवल, एक इंटरवल आधा लाख का होता है, हमको मालूम है हाफ लाख। तो 2 इंटरवल मतलब 1 लाख, और हाफ इंटरवल, एक इंटरवल तो हाफ का है ना, हाफ लाख है ना, तो 0.25 मतलब 25,000, तो 1.25 लाख।
इसका बड़ा महत्व है। गैप, गैप को देखिए, बड़ा महत्व है। अरे एवरेज कहेगा वो भी निकल जाएगा, सम कहेगा वो भी निकल जाएगा, जो भी कहेगा निकल जाएगा। वैल्यू को जगह पर देखेंगे ना, हर जगह वैल्यू देने लगेंगे, दिमाग घूम जाएगा जी। अरे इसका वैल्यू देखने लगे 1.75, कहां से देने जाएंगे, कितना वैल्यू देते रह जाएंगे, टाइम ही खत्म हो जाएगा। वैल्यू जगह पर देना है, जगह जगह नहीं देना है, एक साथ देना है। देखिएगा क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। 3 ग्राफ्स में लगता है कि बहुत टेढ़ा है, कोई टेढ़ा नहीं, आसान है। अरे रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा तुरंत बता देंगे, काहे का हार्ड है, आसान है, मजा आएगा। देखिए आइए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। If the expenditure of company C, if the expenditure of company C, blue वाला company C in 2003, C3 ये वाला कितना है, 2.5 है ना, 2.5। If the expenditure in company C in 2003 was 1.75 लाख, लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इनकम है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी सी का 1.75 लाख क्या था, एक्सपेंडिचर था। व्हाट वाज इट्स परसेंट प्रॉफिट इन दैट ईयर। आप मुझे बताइए, ग्राफ से तो इनकम निकलेगा, एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया, परसेंट प्रॉफिट बताइए। कैलकुलेशन करने भी आना चाहिए। वैसे तो इसमें पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, करके दिखाओ। देखिए एक्सपेंडिचर को हम माने कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, तो 1.75 क्या है, एक्सपेंडिचर, ऐसे मुट्ठी में पकड़िए। इनकम तो इस ग्राफ से पता चलेगा, कंपनी सी का कितना है, 2.5 लाख। तो इनकम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा में बिकाना, 2.5 में। एक्सपेंडिचर तो 1.75 है ना, तो कितना फायदा हुआ, 0.75। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 0.75, फिर लिखते हैं 1.75 का कितना परसेंट है, ऐसे करके बनाते हैं। सही है, गलत नहीं है। आप क्लास 8 में 9 में अंडर मैट्रिक ऐसे ही बनाए थे, उस समय कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आराम से बनाइए। नहीं, अब तो रेस्ट्रिक्शन है। जहां तक संभव हो पेन पेपर यूज मत कीजिए, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम है। मेरे हर वीडियो में बार बार आप देखते होंगे, मैं एक बात कहता हूं सिंप्लीफिकेशन में, कि यूनिट प्लेस पर 5i डबल करते हैं, और दोनों जगह 5i, सोने पे सुहागा, डबल करते हैं। 5i माने 5 इज ए फैक्टर, डबल करते हैं। 25 फैक्टर हो, 4 टाइम्स करते हैं। क्वेश्चन में दम ही नहीं रह जाता। लिखेंगे तो नहीं ऐसे, लेकिन अगर समझने का सवाल हो तो जरा सोचिए, 0.75 जो है 1.75 का कितना परसेंट है। अरे इसको डबल कीजिए ना, डबल करेंगे तो क्या होगा, 3.5। एक बार और डबल करेंगे तो क्या होगा, 7, क्योंकि 3.5 पसंद नहीं है, 5 है ना अभी भी। 0.75 को डबल करेंगे तो 1.5, ना डबल करेंगे तो 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7। अच्छा लग रहा कि नहीं, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7। सुनिए 1/2 कितना परसेंट है, 50%। जानते हैं ना, हाफ माने 50%। 3/7, 1/7 का 3 गुना। 1/7 बड़ा फेमस नंबर है। जो लोग भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये वैल्यू याद रहता है। 1/7 14 and 2/7% होता है। 3 ठो 1/7, 3 ठो 14 and 2/7%, मतलब 42 and 6/7%। आंसर 42 and 6/7%। आंसर 42 तो समझे, 6/7 है। काश 7/7 होता तो 43 हो जाता ना। नहीं 1/7 कम है, 0.14 कम है। 43 नहीं है, 0.14 कम है। अरे ये तो 42.86 है। जरा देखिए तो 42.86, दिस इज आंसर। ये भी लिखा हुआ था राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। फिर भी हम मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसे करके नहीं करना है, प्लीज ऐसे मत कीजिए, ऐसे भी मत कीजिए। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये सब अंडर मैट्रिक की बातें थी। ऑब्जेक्टिव
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। शायद यहां पर कुछ और प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था कि 3/7 का परसेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। असल में 1/7 जो होता है ना, ये 14.2/7% होता है। 3/7 मतलब क्या हुआ, 3 ठो, यही ना 3 ठो। तो ये 3 ठो कर दीजिए। 3 ठो करने का मतलब क्या है, दरअसल ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। अरे 14 3 ठो 42 ना होगा क्या? अरे 2/7 3 ठो रहेगा तो क्या 6/7 ना होगा क्या? यहीं से आया था। एक 7/7 हो तब तो 1 हो जाएगा, तब तो 43 हो जाएगा। 1/7 कम है ना जी, 0.14 कम है ना जी, 43 से 0.14 कम है ना जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं, 43 माइनस 1/7%। ये तो जानते हैं 43, 1/7 मतलब नहीं होता 0.14। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला सवाल था। असल में अगर ढंग से आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो फिर किसी भी क्वेश्चन के बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज इनकम, जरा देखिए व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए ओवर द ईयर्स। कितना बढ़िया, कितना सुंदर क्वेश्चन है। आइए बात करता हूं। कंपनी ए ओवर द ईयर्स मतलब 6 इयर्स। कंपनी ए मतलब रेड वाला, ब्लू और ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, रेड वाला। इसके इनकम का एवरेज निकालिए। बच्चे क्या करते हैं, खूब सुंदर डाटा लेते हैं। भाई 2001 में कितना था, 2.75। अब बताइए तो दिमाग खराब हो जाएगा 2.75 लिखने। फिर लिखिए क्या, तो 3 लाख, फिर लिखिए 3.5 लाख, फिर लिखिए यहां पर, अब देखिए 3 लाख। अब मेरा तो पहले से दिमाग खराब हो गया। फिर ये वाला देखिए 2.5 लाख, फिर लिखिए क्या लिखा हुआ है, 3.25 लाख। जोड़िए, भाग दीजिए। भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने का लक्ष्य नहीं है। कैसे बनाएंगे, कई वीडियो में मैं सॉल्व कर चुका हूं, फिर एक बार सॉल्व करता हूं। एवरेज माने इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली व्हाट ईच विल गेट। सारे इनकम को इन सभी 6 महीनों में बराबर कर देना है, तो हर महीने में कितना बढ़ेगा। आई ये जो डंडा सा है ना, डंडा ऐसे हाइट ऐसे कहां खड़े हूं, यहां खड़े हो जाए, इसके आसपास मुझे नजर आ रहा है। ये कौन है, 3 लाख है, 3 लाख के पास खड़े हो। जरा देखिए तो ये तो 3 है ना, ये क्या है, एक इंटरवल ज्यादा है ना, ये इंटरवल तोड़ लेते हैं। ये तो यही है, ये कम है ना, यहाँ भर लेते हैं तो ये भी भर गया ना। देखिए ये तो यहाँ है, इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा। ये यही है, यहाँ भर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। और ये हाफ है ना इंटरवल, इसको तोड़ लेते हैं और हाफ यहाँ भर देते हैं। ईच इज 3, सो द एवरेज इज 3। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, आप ऐसा मत सोचिए कि बड़ा आसान डाटा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं तो कोई प्रैक्टिस पेपर बनाता ही नहीं। मैं जब भी सॉल्व करता हूं, दूसरों को सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ आता है तो वो कुछ पूछ रहा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको एवरेज का डेफिनेशन पता है कि नहीं, आपको एवरेज निकालने आता है कि नहीं। अगर जोड़ के भाग दीजिएगा, एग्जाम ओवर। एवरेज का ये डेफिनेशन आपको चाहिए ही चाहिए। एवरेज समझ गया आप? सारे वैल्यूज को बराबर कर दे तो कितना होगा। अरे सारे वैल्यूज को कैसे बराबर करेगा, मेरी मर्जी। यहां से तोड़ा वहां लिया, वहां तोड़ा वहां लिया, या 3 lakhs। आंसर इज 3 lakhs। आंसर इज 3 lakhs। आंसर इज 3 lakhs। समझ में आया? हमारा अगला क्वेश्चन है, what is the approximate percent increase in the income of company B in the year 2006 from the previous year? क्या कहा गया, what is the approximate percent increase in the income of company B in 2006? 2006 में कंपनी B यानी ब्लैक वाला इनकम कितना है,
देखिए ब्लैक वाले का इनकम कितना है 3.5. दिस इनकम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर्स, यानी कि प्रीवियस ईयर्स 2005 जो कि 3 है, वो कितना परसेंट है? हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जिसको बेस मानते हैं 100% होता है. इसका मतलब समझे, 3.5 जो है वो तो 3 से बढ़ा ना. लास्ट ईयर 3 था, दैट इज 100%. 3 से 3.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ा. अच्छा नहीं लग रहा है. 3 में 0.5 डबल कर दीजिए तो 6 में 1. अरे ये तो हम जानते हैं, 1/6, 16 and 2/3%, 17%. आंसर अप्रॉक्सीमेटली बोलना था. नहीं समझ में आया? दिस इज आंसर. देखिए 3 से ये 3.5 हो गया. एक्सप्लेन करता हूं. तो बढ़ा कितना? 0.5. ये नहीं लिखना है, ये बचपन से लिखता है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना. सही है, लेकिन ये नहीं लिखना है. क्या लिखना है? समझना है. क्या समझना है? 3 में 0.5. अरे रुकिए, 6 में 1. 1/6 का परसेंट वैल्यू हम जानते हैं कि नहीं? जैसे 1/2 क्या होता है? 50%. 1/3 क्या होता है? 33 and 1/3%. 1/6 होता है 16 and 2/3%. जो बच्चे नहीं जानते हो उसको ऐसे करते हैं. कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, कर सकते हैं. टेक्निकली गलत नहीं है, सही है, पर करना नहीं है. ये वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं? 16 and 2/3%, यानी 16.67% अप्रॉक्स. दैट इज नियरली इक्वल टू 17%. कोई और इसके आसपास नहीं है, इसलिए 17% आंसर. लेकिन ये याद रहे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था. अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ऐसे बनाना नहीं है, इसको मन में बनाना है. अरे 3 से 3.5 हो गया, 3.5 हो गया, आधा बढ़ गया. 3 में आधा बढ़ गया, 6 में 1 बढ़ गया, 2 में 1 बढ़ता तो कैसे बोलते हैं 1/2 50%? तो 6 में 1 बढ़ेगा तो 1/6 कैसे बोलेंगे? 16 and 2/3%, 16.67, नियरली इक्वल टू 17%. ये कैलकुलेशन तो चाहिए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2002 was 20, यानी कि 2002 में कंपनी ए मतलब रेड वाला, जिसका कि इनकम ग्राफ से हमको 3 लाख दिखता है, उसे 20% का फायदा हुआ. What was its expenditure in that year? शायद यही क्वेश्चन है जो आप खोज रहे थे. हाउ टू कैलकुलेट दिस मेंटली. मैं मेंटली करूं ऐसे. एक्सपेंडिचर, अरे ये तो 100% मान के चलते हैं. प्रॉफिट वो तो दिया हुआ है 20%. इनकम वो तो 120% हुआ, और इनकम कितना है? 3 लाख. 120% मीन्स 3 लाख. 100% मीन्स व्हाट? 120% मीन्स 3 लाख. 120 में 20 हटा देते तो 20 1/6 था ना. 1/6 हटा देंगे ना 120 में तो 100 हो जाएगा. और 3 लाख का 1/6 होगा ना, ½ लाख हटा देंगे तो 2.5 लाख. आंसर. इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है. 2.5 लाख आंसर. 2.5 लाख आंसर. हमने क्या किया? इस काम को तरह तरह से कर सकते हैं, परेशान मत होइए. करते करते, प्रैक्टिस करते आपको आ जाएगा. क्या क्या कर सकते हैं देखिए, जो आप करते आए हैं वो देखिए. हमने क्या किया वो देखिए. हम जानते हैं कि प्रॉफिट दिया हुआ है. समझिए पहले, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%. एक्सपेंडिचर को हमेशा मानते हैं 100%, ये हम जानते हैं. और इनकम मतलब सेलिंग प्राइस समझते हैं ना, इज इक्वल टू हुआ 120%. परसेंटेज के स्केल पर तीनों पता है. रियल स्केल पर इसमें से एक का वैल्यू पता चल जाए तो आप किसी भी दूसरे तीसरे को निकाल सकते हैं. मान लीजिए बोल देते प्रॉफिट तो 40 रुपया हुआ, तो बोलेंगे 20% माने 40, तो 1% माने 2, तो 100% माने 200. इनकम हुआ 240. निकाल सकते हैं ना. कोई भी एक मालूम है ना. 3 लाख. 120% इज इक्विवेलेंट टू 3 लाख. 3 लाख.
3 लाख। तो 100% माने क्या, ये पूछा है। एक तो आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे आपको कहे, मान लीजिए वो आपको समझ में नहीं आता जो हमने बिना पेन पेपर के किया था, तो भी ये सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है। अरे 20% प्रॉफिट है तो हमको मालूम है, दिया होगा। और अगर वैसे नहीं करते तो काट दीजिए, ये वाला ऐसे काट दीजिए। 3 लाख अच्छा नहीं लगता भाई, इसको हम 300 1000 बोल देते हैं, 1000, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए 12 से काट देते हैं, काट दे, 2 से काट देते हैं 5 बार में, 2 से काट देते हैं 6 बार में, 6 से काट देते हैं 50 बार में। 1 का माने 50,000, तो 5 का माने क्या, ये कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स है, तो 50 का माने क्या, 250 हजार, 250 हजार माने 2.5 लाख। मैं पहले ही कह रहा हूं ऐसे नहीं बनाना है, पर फिर भी अगर आप मेंटली न कर सके तो क्या करेंगे, तो ऐसे कीजिए। जो फर्स्ट मेथड हुआ मेंटल कैलकुलेशन था, सेकंड ये मेथड हुआ, और थर्ड भी मैं बताता हूं, इसको मिटाता हूं। ओके, थर्ड मेथड में बताता हूं जो आपने परसेंटेज में पढ़ा। देखिए क्या पढ़ा, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये 20% इंक्रीज हो रहा है, ये इनकम 3 लाख दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर बताना है। आप जानते हैं 3 लाख एक्सपेंडिचर क्या होगा, पढ़े हैं, याद आ रहा है। 3 लाख इंटू 100/100 प्लस 20, पढ़े, याद आ रहा है। देखिए ये 20 से 5 बार में, इससे 6 बार में, 6 से 0.5 बार में, और ये 2.5 लाख आंसर। ये थर्ड मेथड है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन वो तो पहले मेथड का है, जो बिना पेन पेपर के बनता है। आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड और थर्ड मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आए, और समझ में आएगा तो आप खुद ही उसको मन में करने लगे जाएंगे। इसका 5वां क्वेश्चन, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो इन इनकम ऑफ कंपनी सी, मतलब ब्लू वाला, वाज हाईएस्ट फॉर विच ईयर, मतलब ओवर प्रीवियस ईयर। इसमें अंडरस्टूड है ओवर प्रीवियस ईयर, किसी भी वर्ष में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है वो किस वर्ष मैक्सिमम हुई है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, सॉल्व कैसे करना है बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे 2001 में तो आप वो बता नहीं सकते क्योंकि 2000 का तो पता नहीं है, इसलिए यहां से शुरू नहीं होता, यहां से शुरू होता है। कौन, कंपनी सी मतलब ब्लू वाला। तो 2002 में देखिए तो ये कहां है, यहां है, और पिछले साल कहां था, यहां था। कितनी कमी हुई है, 1 लाख की कमी हुई है। कितने में कमी हुई है, 3 में हुई है। क्वेश्चन का जहां तक सवाल है वो ये कहता है कि जो कमी हुई है ना 1, 3 में, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। मैंने ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए 33.1/3%। ऐसे ही इसका निकाल लीजिए। ये कितनी वृद्धि हुई है, कितना भाई, 2 से हाफ बढ़ा तो हाफ जो है 2 का कितना परसेंट है, ऐसे करके हर साल का निकाल लीजिए, और जो सबसे ज्यादा होगा वही आंसर, ये क्वेश्चन कहता है। ऐसे ही करें क्या, ये 5 बार करते करते तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में विजुअल इंस्पेक्शन बहुत मायने रखता है। ये नहीं करना है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने लिखा था। विजुअल इंस्पेक्शन से संभव है सीधा आंसर नजर आ जाए। आंसर अगर नजर ना भी आए तो 5-6 डाटा नहीं लेंगे, मामला 2 में अटकेगा या 3 में अटकेगा। 2-3 को तो छोड़ दें। प्रतिशत बड़ा कब होता है, जब वैल्यू बड़ा होता है, तो बड़ा वैल्यू लीजिए। बेस जब छोटा होता है, नहीं समझ में आया। जैसे बोले 200 का 50 रुपया कितना परसेंट है, तो बेस हुआ 200 और 50 रुपया हुआ वैल्यू।
अब 200 को 200 रहने दें, वैल्यू को 50, 60, 70 बढ़ाएंगे तो प्रतिशत बढ़ेगा कि नहीं, बोलिए, यही मेरा कहना है। अब मान लीजिए 50 रुपया को हम वैल्यू को रहने दें, ये जो बेस 200 है ना, इसको 200, 250, 300 बढ़ाएंगे तो घटेगा कि नहीं परसेंटेज, यही मेरा कहना है। तो बड़ा प्रतिशत होने के लिए वैल्यू भी तो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये जो गैप है ब्लू वाला ये बहुत छोटा है, ये 1 इंटरवल का गैप है, ये तो हाफ इंटरवल का गैप है, इन दोनों के तो होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन ये 1.5 इंटरवल है, 1.5 इंटरवल, ये 1 इंटरवल है लेकिन इसका बेस छोटा है, इसीलिए प्रतिशत में वृद्धि होगी। और ये हालांकि बेस बहुत बड़ा है लेकिन वैल्यू भी बड़ा है। मतलब मान लीजिए कि विजुअल इंस्पेक्शन से हम लोग इस 3 में फैसला नहीं कर पा रहे, पर उस 2 को तो छोड़ दीजिएगा ना, उस 2 का कैलकुलेशन नहीं करना है। डाटा ऐसा है कि आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं करने का और तरीका भी बताऊंगा, आप जरा देखिए कैसे करेंगे। तो भाई देखिए ये तो 2.5 है ना, 2.5 और ये 2.5 में कितना बढ़ा, 0.75 बढ़ा, 0.75 बढ़ा, 5 है ना यूनिट प्लस पर। और समझ में ना आए तो बोलिए अच्छा ठीक है, 2.5 में 0.75 बढ़ा, ये 5 होता तो 1.5 बढ़ता, ये 10 होता तो 3 बढ़ता, अरे ये तो 30% बढ़ा। अच्छा 2004 में 30% बढ़ता है, ठीक है भाई, यहां 30% बढ़ा। और यहां पर यहां तो दिखता है 2 में 0.5 बढ़ा, ये तो 1/4 है, ये तो 25% है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा तो 30% है, तो ये खत्म। अब बचा ये 30% वाला या ये, जहां तक इसका सवाल है 3 से 1 डिक्रीज हुआ ना, 1/3 हुआ ना, 33 एंड 1/3% हुआ ना, 30 से ज्यादा है ना। दिस इज आंसर 2002। 2002 में जो प्रतिशत कमी हुई है वो किसी भी साल में उसके पिछले साल की तुलना में होने वाली प्रतिशत कमी या वृद्धि से ज्यादा है। और यही आपका क्वेश्चन था। मैं एक और तरीके की बात करता हूं, इसको निकालने के एक और तरीके की बात करता हूं। मान लीजिए हम लोग इसको तय नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या चेंज आया है, फ्रैक्शनल चेंज 1/3, ठीक है। इसमें क्या चेंज आया, हाफ 2 में, तो हाफ 2 में। और इसमें क्या चेंज आया है 2004 में, तो 0.75 किस में, तो 2.5 में। इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, डबल, तो ये डबल करते हैं तो 3/10 हो जाता है, तो हमको पता है क्या है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, यानी इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 3/10 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब ये लिख देंगे तब तो प्रतिशत हमको मालूम ही है कि 30% है, ये 25% है, ये 33 एंड 1/3% है। दिस इज ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट, इससे भी बड़ा है ये आंसर। अच्छा, इसमें और जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है यहाँ ज़रूरत नहीं है तो क्यों करें, ऐसे करते हैं हम लोग, पर ये आगे किसी चैप्टर में करेंगे कि ये कौन बड़ा है, ये 4 है, 3 है, ये बड़ा है इसलिए बड़ा है। तो खैर इसको जाने दीजिए, समय पर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आप समझ गए कि इन तीनों का कैलकुलेशन यहीं पर विजुअली देख करके और हल्के कैलकुलेशन से किया जा सकता है। आपको इस DI में मज़ा आया या नहीं ये बताइए। अगले दिन अगले किसी नए दूसरे तरह के टॉपिक के DI के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।